हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 5 इस टाइम चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री वाला, जिसमें दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, उत्प्रेरण एंड कोलाइडी अवस्था। तो इस टाइम बच्चों मैं आपको कोलाइडी अवस्था पढ़ा रहा हूं, जो कि 2 या 3 दिन में हमारा समाप्त होने वाला है। उसके बाद बच्चों डी एवं एफ भी हमारा कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है। पी ब्लॉक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा एक चैप्टर रह गया अभी, एलिफेटिक एमीन वाला, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उसके बाद हमारा जैव अणु, बस ये 1-2 लेसन रह गया बच्चों। तो केमिस्ट्री हमारा ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, सिलेबस पूरा खत्म सा ही है, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर हमारे रेगुलर बेसिस पर यहाँ तक है, 1 जनवरी से रेगुलर बेसिस पर चलेंगे प्रीवियस पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। अभी हम थोड़ा सा फोकस करें कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा बच्चों प्रीवियस पेपर पर, क्योंकि आप सभी अगर हम प्रीवियस पेपर करा दें तो बहुत सारे कमेंट्स करो सर पहले सिलेबस खत्म करा दो। तो सिलेबस में यार इतना कुछ नहीं बचा हुआ जितना आप सभी सोच रहे हो। सिलेबस हमारा बहुत, कहते हैं ना, 100 में से 90% कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में थोड़ा सा बचा हुआ है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, और वैसे उसमें हमारा पार्ट में समाप्त हो ही चुका है। तो टेंशन मत लो यार, बस अपने ऊपर भरोसा रखो कि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, करते रहेंगे। सिलेबस की टेंशन मत लो, क्योंकि आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम थोड़े से डिले हो गए बच्चों। इसी वजह से हमने सिलेबस को थोड़ा सा देर में कराया, अदरवाइज आपका सिलेबस नवंबर में ही समाप्त करा सकते थे, ठीक है बच्चों। लो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी के लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022। करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडिया टॉप एजुकेटर्स, जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022, करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड JEE मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं ये, वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ओके। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज होने लगेगा, एज फॉर क्लास 12 JEE मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों आप यहाँ पर देख लेना पूरी, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों आपको ये पेज होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं, उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम कोलाइडी अवस्था में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलाइडी विलयन हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो कोलाइडी विलयन 2 विधियों के द्वारा बनाया जाता है, तो यहां लिखना कोलाइडी विलयन बनाने की, कोलाइडी विलयन बनाने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं, निम्नलिखित 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बच्चों? 2। निम्नलिखित 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 परिक्षेपण विधियां, ए पॉइंट डालो इसको, परिक्षेपण विधियां, परिक्षेपण विधियां। और दूसरा पॉइंट है बच्चों संघनन विधियां, तो बी पॉइंट में लिख लेना संघनन विधियां, संघनन विधियां। अब इन दोनों विधियों का मतलब क्या है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं। देखो अगर हम परिक्षेपण विधियों की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है, तो यहां लिख लेना आप सभी, इस विधि में, ठीक है ना, परिक्षेपण विधियों की बात कर रहा हूं मैं, इन विधियों में ऐसे लिख लो, चलो, इन विधियों में बड़े आकार के कणों को, बड़े आकार के कणों को
कोलाइडी आकार के कणों में, कणों को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है किसमें बच्चों? परिक्षेपण विधियों में। बट संघनन विधियों में क्या होता है बच्चों? यहां लिख लेना आप सभी, इन विधियों में आणविक आकार, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आणविक आकार के कणों को, आणविक आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में, कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चों। आज तो हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि इसमें भी मैं 3 मेथड्स बताने वाला हूँ। तो देखो क्या होता है कि परिक्षेपण विधियों में बच्चों बड़े बड़े आकार के कण होते हैं। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं का कण बड़ा होता है, उसको हम पीस कर चूड़ अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तब जाकर हम लेई बनाते हैं, तो वो हमारा क्या बना? एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना, कोलाइडी विलयन बना। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। बट इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको मिलाकर, जिनको संघनित करके कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें बड़े आकार के कण होते हैं, इसमें छोटे आकार के कण होते हैं। बड़े आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित करते हैं परिक्षेपण विधियों के द्वारा, और संघनन विधियों के द्वारा बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनको संघनित करके कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परिक्षेपण विधियों के बारे में। तो इनमें भी मैं आपको 3 मेथड्स पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं बच्चों? परिक्षेपण विधियों के भी। ठीक है ना, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं 3 मेथड्स। एक पढ़ाऊंगा बच्चों मैं आपको यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण। दूसरा बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेडिग आर्क विधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ब्रेडिग आर्क विधि। एंड तीसरी बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पेप्टिकरण विधि। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनमें 2 तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट जो ब्रेडिग आर्क और पेप्टिकरण विधि। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारे तीनों का ही है। हमको ये खत्म करना है, ये खत्म करना और ये खत्म करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको संघनन विधियां जितनी भी हैं बच्चों वो कवर करा दूंगा। उसके साथ ही हमारी ये कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियां हैं बच्चों वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर अगला जो टारगेट रहेगा कोलाइडी विलयन का शोधन है, अपोहन और विद्युत अपोहन के द्वारा। फिर कोलाइडी विलयन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे यांत्रिक परिक्षेपण के बारे में। ठीक है, फिर ब्रेडिग आर्क विधि, उसके बाद हमारी पेप्टिकरण विधि, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर किया करो बच्चों। ठीक है, मिटा दें इसको। तो चलिए, तो एक पहला पॉइंट डाल लीजिए आप सभी, यांत्रिक परिक्षेपण। देखो आप सभी ने आटा पीसने की जो चक्की होती है उसको तो जरूर देखा होगा कभी ना कभी, तो चाहे आप सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, तो सभी ने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है, अगर आप जो आटा आता है मार्केट में उसे खाते हो, तो यार आई डोंट नो। ठीक है, बट कभी ना कभी बचपन में कभी ना कभी आपने जरूर देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो पहला पॉइंट आप सभी डाल लीजिए बच्चों, यांत्रिक परिक्षेपण, क्योंकि ये उसी टाइप का है जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, परिक्षेपण। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इस विधि में बड़े आकार के कण होते हैं, उनको हम बॉल मिल में जो पट्टे से होते हैं, चक्के होते हैं। अगर आप किसी गांव में हो तो आप बचपन में आपने देखी होगी, आपकी मम्मी जो हैं वो एक आटा पीसने की चक्की सी होती थी, छोटी सी 2 पार्ट से होते थे, ऊपर से गेहूं को या मक्का को या फिर जो भी बाजरा होता है उसको डालते थे और उसका वो आटा बनाती थी। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी बच्चों सेम होने वाला है। अगर आप जो आटा पीसने की चक्की होती है उसको देखने जाओ तो सेम प्रोसेस होता है, उसमें भी ऊपर से गेहूं को डाला जाता है, 2 बड़े बड़े पट्टे चक्के से होते हैं, ठीक है ना, पार्ट जिनको बोल सकते हैं, जो कि आपके पत्थर के बने हुए होते हैं, उनके बीच में आटा पिसता रहता है, वो घूमते रहते हैं और आटा पिस जाता है। तो यहाँ पर भी बच्चों आपका सेम प्रोसेस होने वाला है। इस विधि में भी बच्चों बड़े आकार के कण होते हैं जिनको हम बॉल मिल में धातुओं के चक्कों या फिर पट्टों के बीच में रखते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, जो कोलाइडी आकार के कण हैं उसमें वो विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी में यही लिख लेना, इस विधि में बड़े आकार के कणों को बॉल मिल में
ये धातु के बने भी हो सकते हैं और पत्थर के बने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बॉल मिल में धातुओं के चक्कों कह दो, पट्टों कह दो, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो, चक्कों कह दो या फिर इसको पट्टों बोला जाता है, पार्ट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस विधि में जो बड़े आकार के कण थे उनको बॉल मिल में धातुओं के चक्कों के बीच रख दिया, ठीक है ना, के चक्कों के मध्य रखकर कोलाइडी आकार के कणों में विभाजित किया जाता है, ठीक है बच्चों, विभाजित किया जाता है। अब आपने एक एग्जाम्पल है लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। गेहूं होता है, गेहूं को हम क्या करेंगे, गेहूं के दानों को उन पट्टों के मध्य रखेंगे और पीस कर हम कोलाइडी आकार के कणों में, गेहूं होता है आप सभी को पता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा टाइप का होता है, ठीक है ना। अब इन बड़े बड़े गेहूं के कणों को हम क्या करेंगे, उन धातुओं के पट्टों के बीच रखेंगे और ये पट्टे क्या करेंगे, ये चक्के क्या करेंगे, उनको पीस कर चूड़ अवस्था में परिवर्तित कर देंगे और हमें जो आटा है वो मिल जाता है। और उस आटे को अगर हम जल के संपर्क में लाते हैं बच्चों तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन। मैं आपको टेम्परेरी एक डायग्राम आपकी नॉलेज के लिए बनाना चाहता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। ये पट्टे मान लीजिए, चक्के मान लीजिए दो इस टाइप से, जो कि पत्थर के बने हो सकते हैं या फिर किसी मेटल के बने हो सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। और यहाँ से हम ऊपर से डालेंगे जो हम बात कर रहे हैं, आप गेहूं के पार्टिकल्स दाने डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, इस टाइप से इसमें डाल दीजिए गेहूं के दाने हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे करके अब इसमें होल होता है तो यहाँ पर ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बड़े बड़े दिखाना आप सभी थोड़े से, और जब इन पट्टों के बीच चलेगी, ठीक है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चलाने के लिए इसको दिखा दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आप सभी के लिए। इसको मैं नीचे तक लेके जाऊँगा इस टाइप से, ठीक है ना। एक इधर मैं इधर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेट होगा, ये इधर रोटेट होगा, वो उधर रोटेट होगा। तो क्या होगा बच्चों कि जो हमने गेहूं डाला था ऊपर, तो वो गेहूं बच्चों इन पट्टों के चक्कों के मध्य क्या हो जाएगा, पिस जाएगा, क्या हो जाएगा, पिस जाएगा, ठीक है। और पिसने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चूड़ अवस्था में। इस तरीके से यहाँ से गिरता रहता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कोलाइडी आकार के कण हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या डाला था, गेहूं के पार्टिकल, गेहूं के कण डाले थे और इस चक्कों के मध्य बच्चों किस में कन्वर्ट हो गए, कोलाइडी आकार के कणों में। तो ये हमें किस में प्राप्त होंगे, यहाँ लिख लेना आप सभी, कोलाइडी आकार के कण, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप सभी ने शायद बचपन में जरूर देखी होगी। तो इसमें क्या होता है कि बड़े आकार के जो कण होते हैं उनमें बॉल मिल में धातुओं के चक्कों या पट्टों के मध्य रखते हैं और वो बॉल में जो पट्टे हैं वो क्या करते हैं, उसको चूड़ अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूं का दाना होता है, अगर हम इसको बॉल मिल में रखें तो इस टाइप से हमें कोलाइडी आकार के कण बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या था, हमारा गेहूं था, और जब हमने बॉल मिल में धातुओं के चक्कों के बीच रखा तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, कोलाइडी आकार के कणों में, कोलाइडी आकार के कण। और इन कणों को, इन कोलाइडी आकार के कणों को हम किस में, जल के संपर्क में लेके जाते हैं बच्चों, और हमें कोलाइडी विलयन, जैसे इसको जल के संपर्क में लेके जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कोलाइडी विलयन, जिसको हम लेई कहते हैं ना, वो लेई क्या है, कोलाइडी विलयन है। किसका कोलाइडी विलयन है बच्चों, वो जो गेहूं है उसके, हमने गेहूं को पीस कर वो चूड़ अवस्था में परिवर्तित हो गया तो कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस था। बड़े आकार के कण थे, उनको बॉल मिल में हमने धातुओं के चक्कों या पट्टों के मध्य रखा और ऐसा करने से हमें कोलाइडी आकार के कण प्राप्त हो गए। अब मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि गेहूं के दाने हैं, उन गेहूं के दानों को अगर हम इस बॉल मिल में रखें तो ये चक्के पट्टे क्या करेंगे, उनको पीस देंगे और पीस कर वो चूड़ अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें कोलाइडी आकार के कण प्राप्त हो जाएंगे। अगर इन कोलाइडी आकार के कणों को हम जल के संपर्क में लेके जाएं तो बच्चों हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। क्लियर सभी को, जिसको हम कहते हैं स्टार्च का कोलाइडी विलयन, ठीक है। किसका, स्टार्च का। आप सभी को पता है कि गेहूं में भी स्टार्च होता है और सबसे ज़्यादा स्टार्च आलू में पाया जाता है। पोटैटो जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है बच्चों। तो आप इस तरीके से यांत्रिक परीक्षेपण में लिखकर आ सकते हो, विद एग्जाम्पल लिख के आओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। कि गेहूं के दानों को जब हम बॉल मिल में रखकर पीसते हैं तो हमें गेहूं जो है वो चूड़ अवस्था में प्राप्त होता है, जिसको हम जल के संपर्क में लाते हैं और हमें स्टार्च का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो ये यांत्रिक परीक्षेपण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना नहीं पूछा जाता बच्चों जितना अगले जो 2 टॉपिक्स आने वाले हैं वो पूछे जाते हैं। ये तो आपको खुद भी जनरली कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, लेकिन जो अगले पॉइंट्स हैं उनको आप या तो किसी लैब में कर सकते हो, एक पॉइंट पेप्टिक रेड को तो, और जो सेकंड वन है वो तो यार ब्रेडी कार्क विधि है,
अगर आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा तो ही आप उस प्रैक्टिकल को कर पाओगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसके द्वारा हम बहुमूल्य धातुओं का कोलाइडिक विलयन बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपका ब्रेडिग आर्क विधि, ठीक है। तो ब्रेडिग आर्क विधि बच्चों ये बहुमूल्य धातु हैं। इस विधि में बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है आदि के कोलाइडिक विलयन प्राप्त करते हैं, और जिस धातु को कोलाइडिक विलयन प्राप्त करना होता है उसकी छड़ों को हम इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर यही लिख लेना, इस विधि में बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि का कोलाइडिक विलयन, ठीक है ना, सोना है, चांदी है, तांबा है, इनका कोलाइडिक विलयन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस विधि में बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि का कोलाइडिक विलयन प्राप्त किया जाता है, जिस धातु का, ठीक है ना, चाहे आप सोने की बात करो, चांदी की बात करो, तांबे की बात करो, तो लिख लें जिस धातु का कोलाइडिक विलयन प्राप्त करना होता है उसकी छड़ों को इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, कैसे भी लिख लेना। तो बच्चों मैं आपको इसका एक डायग्राम बता दे रहा हूँ किस टाइप से आपको इसका डायग्राम बनाना है। ये जो पात्र हम ले रहे हैं बच्चों इसको हमें आयस के संपर्क में रखना होगा, ठीक है ना, हिमकण, हिम मिश्रण, इस टाइप से आप इसको बनाओगे, और यहाँ पर आपको हिम मिश्रण लेना है, बर्फ के पार्टिकल्स। उसका रीजन अभी आपकी समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरे में बना दोगे, यहाँ से बनाना सीखिए किस तरह, बहुत सिंपल सा डायग्राम, वैसे इसमें है कुछ नहीं यार। अब देखो जिस धातु की हम बात करें बच्चों, जिस धातु की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिस धातु को हमें कोलाइडिक विलयन बच्चों बनाना है उसकी छड़ों को हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोडों के रूप में यूज करेंगे। किसके रूप में? इलेक्ट्रोडों के रूप में यूज की जाएंगी, ठीक है बच्चों। देखिए तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड इस टाइप से बना दूंगा बच्चों। ये हमारे, अगर मैं सोने की बात कर रहा हूँ तो सोने के इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है ना, सोने की छड़ें होंगी दोनों। और अगर मैं चांदी की बात करूँ तो बच्चों चांदी की छड़ें होंगी। तो जिस धातु का मैं कोलाइडिक विलयन बनाना है उसकी छड़ों को लेंगे यहाँ पर ये, और इनके बीच हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। इनके बीच क्या प्रवाहित की जाएगी बच्चों, विद्युत धारा। और जब इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इन छड़ों के सिरे जो हैं उनके बीच विद्युत आर्क बनने लगता है। क्या बनेगा, विद्युत आर्क, चिंगारी जिसको कहते हैं ना, वो बनेगी ये। और जब ये चिंगारी उत्पन्न होगी तो बच्चों क्या होगा, इन छड़ों के जो निचले सिरे हैं बच्चों वो वाष्प अवस्था, मतलब गलकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। और ये जो मैं ले रहा हूँ बच्चों ये क्षारीय जल है जो कि हिम मिश्रण के संपर्क में है, ठीक है। ये क्या है, क्षारीय जल। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये बच्चों हमने ले रखा है हिम मिश्रण, यहाँ पर आप लिख लेना हिम मिश्रण। और बच्चों ये जो है ये है आपका क्षारीय जल, क्या, क्षारीय जल। और ये जो बन रहा है बच्चों ये है विद्युत आर्क, विद्युत आर्क। और विद्युत आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो धातुएं हमने ले रखी हैं उनकी जो निचले सिरे हैं ये गलकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। लेकिन अब ये जो पात्र है किसके संपर्क में है, हिम मिश्रण के संपर्क में है। तो जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हुए हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, जलीय अवस्था में। क्योंकि आप सभी को 3 स्टेट पता होंगे बच्चों। अगर कोई ठोस है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। और इसको अगर हम ठोस है, इसको गर्म करेंगे द्रव में, और इसको गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। सभी को पता होगा ये चीज़, तो ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या है कंडीशन यहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो ठोस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस अवस्था में। वो लिक्विड फॉर्म जो है बच्चों बन ही नहीं रही है। लेकिन ये किसके संपर्क में, हिम मिश्रण के संपर्क में। तो जो गैस है
वो किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव अवस्था में, और हमें उस धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाएगा जिसकी हमने ये छड़ ले रखी है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, उसका हमें कोलाइड विलयन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बच्चों आप इसमें क्या लिखने वाले हो, धातु की छड़ को हम क्षारीय जल में स्पर्श कराते हैं, और जैसे हम स्पर्श कराएंगे तो इसका मतलब क्या बच्चों कि हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है, विद्युत आर्क बनता है, और जिसके कारण उच्च ताप हाई टेम्परेचर आप सभी देख रहे हो उत्पन्न होता है, जिससे जो धातु के छड़ के निचले सिरे हैं वो गलकर क्या होता है बच्चों, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाष्प है बच्चों हिम मिश्रण के संपर्क में है, इसी वजह से जो वाष्प के कण हैं वो कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, और हमें उस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आप लिखोगे धातु की छड़ को क्षारीय जल में, जो कि अब मैंने आपको दिखाया कि क्षारीय जल में, ठीक है ना, स्पर्श कराने से, अब हम क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे। लेकिन कब स्पर्श कराना बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है। तो क्या किया कि धातु की जो छड़ है बच्चों उसको हमने क्षारीय जल में स्पर्श कराया। स्पर्श कराने से क्या होगा, स्पर्श कराने से विद्युत आर्क बनता है, विद्युत आर्क आप सभी देख रहे हो, विद्युत आर्क बनता है, दिखाई दे रहा है सभी को। हमने क्या किया, ये जो जिस धातु की भी हमने लेनी है, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, किसी की भी हो सकती है, हमने इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की और इनको नीचे स्पर्श कराया, तो हमने देखा कि इनके बीच चिंगारी उत्पन्न हो रही है, जिसको हम विद्युत आर्क का नाम दे रहे हैं, और इसका टेम्परेचर बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, आप लिख सकते हो, जिसके कारण उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप किसके कारण, विद्युत आर्क के कारण, ठीक है ना, उच्च ताप उत्पन्न होता है। और जब उच्च ताप उत्पन्न हो रहा है तो बच्चों क्या होगा, जिससे धातु की छड़ के निचले सिरे गलकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि धातु की छड़ के जो निचले सिरे होंगे बच्चों वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या लिखोगे, यह वाष्प हिम मिश्रण के संपर्क में होने के कारण, हिम मिश्रण के संपर्क में होने के कारण या रहने के कारण, होने के कारण वाष्प के जो कण हैं, ठीक है ना, लिख लेना, चलो लिखना चाहते हो तुम, वाष्प के कण कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया बच्चों वही है, परिवर्तित हो जाते हैं, और हमें उस धातु का, एक लाइन लिख लेना, जिससे धातु का हमें कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है, जिससे धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो एक लाइन यहाँ पर छोटी सी रह जाती है, जिससे धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है कुछ नहीं बच्चों, हमने जो पात्र है उसको हिम मिश्रण के संपर्क में ले रखा है। जिस धातु का, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, जिस धातु का कोलाइड विलयन हमको बनाना है उसकी छड़ों को हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, और किसी सेल के द्वारा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, और इलेक्ट्रोडों, अब ये जो निचले सिरे हैं इनको हम क्षारीय जल, देखो हमने क्या किया है, इसको क्षारीय जल में रखा है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि इन छड़ों के जो निचले सिरे हैं इनके बीच विद्युत आर्क मतलब चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि धातु की छड़ के जो निचले सिरे हैं वो गलकर वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाष्प है ये किसके संपर्क में है, हिम मिश्रण के संपर्क में है, जिसकी वजह से ये जो वाष्प है वो कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती है, और हमें उस धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है जिसका हमें प्राप्त करना है, चाहे वो चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे सोना हो। इस तरीके से बच्चों इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग आर्क विधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसी की आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है पेप्टिक्रेट विधि, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो बच्चों, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए अब लास्ट पॉइंट डाल लीजिए, पेप्टिक्रेट विधि, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन मेथड। तो बच्चों आप मेहनत करते रहिए, ये पॉइंट जितने भी हम आपको करा रहे हैं, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है, कोई छुड़वा के नहीं पढ़ाया जा रहा आप सभी को,
और जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो तो सारे कवर कराए जा रहे हैं। और जब हम आपको प्रीवियस पेपर कराएंगे तो उसमें आप ज़्यादातर मटेरियल देखोगे बच्चों, आपको कराया हुआ ही मिलेगा, और जो नहीं कराया होगा उसको हम प्रीवियस पेपर में भी करा देंगे, टेंशन मत लो। पेप्टीकरण विधि, थर्ड वन एंड लास्ट वन आज का, पेप्टीकरण विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इस विधि में क्या होता है कि अवक्षेप के जो कण हैं, अवक्षेप के अगर हमने ताज़ा प्राप्त अवक्षेप अगर हमारे पास है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताजे प्राप्त अवक्षेप में, ताजे प्राप्त अवक्षेप में कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाया जाए, कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाया जाए जिससे, देखो ताज़ा प्राप्त अवक्षेप है और हमने क्या किया है कि इसमें, चलो मैं पूरा लिख दूँ, मिलाया जाए कि ताजे प्राप्त अवक्षेप में कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाया जाता है, चलो ऐसे लिख लो, मिलाया जाता है कि अवक्षेप कोलाइडी आकार के कणों में, कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसे अभिकर्मक को, ऐसे अभिकर्मक को पेप्टीकारक कहते हैं, पेप्टीकारक कहते हैं। और यह विधि पेप्टीकरण विधि कहलाती है, पेप्टीकरण विधि कहलाती है। अब देखो समझने का प्रयास करना, हमारे पास बच्चों कोई ताज़ा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अगर हमारे पास कोई ताज़ा प्राप्त अवक्षेप है जिसके आकार जो है वो बच्चों बड़ा होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करता हूँ, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा प्राप्त अवक्षेप है, ठीक है, किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा प्राप्त अवक्षेप है, और हमने इसमें मिला दिया पेप्टीकारक FeCl3, मतलब कोई अभिकर्मक मिला दिया FeCl3। अब ये FeCl3 बच्चों क्या करेगा वो समझने का प्रयास करना आप सभी। अब देखो अवक्षेप के कणों का आकार बच्चों ज़्यादा होता है कोलाइडी आकार के कणों से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम इसको सेम बनाएंगे और ऊपर आप बैलेंस ही आप सभी दिखा देना Fe+3 इस तरीके से, Fe+3 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 एंड Fe+3, ठीक है, इस तरीके से दिखाओगे। तो हमने यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये ताज़ा प्राप्त अवक्षेप है, ताज़ा प्राप्त अवक्षेप, और हमने बच्चों इसमें क्या मिला दिया FeCl3, जो कि यहाँ पर एक पेप्टीकारक का काम करेगा। किसका काम करेगा, पेप्टीकारक का। पेप्टीकारक का क्यों काम करेगा, क्योंकि ये FeCl3 इस ताजे प्राप्त अवक्षेप को, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताज़ा प्राप्त अवक्षेप है, इसको कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित कर देगा। तो आप इसको आगे जब दिखाओगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल्स दिखाओगे बच्चों, इस तरीके के, क्योंकि अब जो है ये कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो चुका है। तो Fe+3 आप हर एक जगह दिखाओगे, ठीक है ना, Fe+3 Fe+3 आपको हर एक जगह सेम प्रोसेस करना है, Fe+3 Fe+3 एंड Fe+3 आपको हर एक जगह सेम जैसे मैंने लिखा है ना, सभी जगह हर एक पर आपको इसी तरीके से दिखा देना बच्चों। अब ये जो था फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा प्राप्त अवक्षेप, इस FeCl3 पेप्टीकारक की वजह से ये कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो चुका। अब हमें ये जो प्राप्त हो रहा है बच्चों, ये कोलाइडी आकार के कण है, कोलाइडी आकार के कण। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अवक्षेप के कणों का आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे हमने किसी ताजे प्राप्त अवक्षेप में कोई एक ऐसा विकर्मक मिला दिया जिसने क्या किया, इस बड़े आकार के कण को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित कर दिया, तो इस अभिकर्मक को जो हमने मिलाया था उसको पेप्टीकारक कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया, ये जो विधि है बच्चों, ये आपकी पेप्टीकरण विधि कहलाती है। तो आपको रटना नहीं यार, आपको केवल समझना है। और ये आपके Fe+3 जो दिखा रहा हूँ बच्चों, ये FeCl3 के आयंस हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप दिखा सकते हो सभी जगह, हर एक जगह, ठीक है ना, तीनों पर जो बचे उन पर भी आप दिखा देना, क्योंकि अब ये कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो चुका है। और जो हमारे अवक्षेप के कण हैं, अगर आप इनका साइज लिखना चाहते हो तो 1 × 10⁻³ से 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है, ठीक है।
ये हमारे अवक्षेप के कणों का व्यास होता है, उसके कणों का अगर आप सभी जानते हो 1 × 10⁻⁷ से 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर FeCl3 जो है बच्चों पेप्टिकार का काम करेगा, जो बड़े आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित कर रहा है। इस तरीके से बच्चों पेप्टिकाइड विधि भी आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपको कंडीशन से याद रखनी है कि ताजा प्राप्त अवक्षेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अवक्षेप बहुत टाइम बना हुआ है फिर वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इस चीज को आप सभी याद रखना कि ताजा प्राप्त अवक्षेप ही होना चाहिए। अगर अवक्षेप बोलेंगे तो हमारा ये पेप्टाइजेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये जो अवक्षेप है वो कोलाइडी आकार कणों में परिवर्तित नहीं हो सकता है। क्लियर सभी को? तो बच्चों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं बच्चों आज के जो तीनों टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आपको क्लियर कराए हैं। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई भी दिक्कत है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।